नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सर्वनाम से रिलेटिव वीडियो। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में पूरी जानकारी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जो शब्द है उस शब्द में बताया गया है कि जो सर्वनाम है वो सर्व नाम शब्द से मिलकर के बना है, जिसमें सर्व का अर्थ होता है सबका। सर्व का अर्थ होता है सबका और नाम का अर्थ होता है नाम। तो ऐसे शब्द जो सभी के लिए जिनका प्रयोग में लाया जाता है, तो ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो सबके नाम के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसके लिए ये बताया जाता है कि जैसे भाषा में संक्षिप्तता, पुनरुक्ति दोष, साथ ही सुंदरता भाषा में बनी रहे, इसके लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो तीन प्रकार के जो भाषा में जो समस्या आती है, एक तो है कि जो अगर हम संज्ञा शब्दों का प्रयोग करें तो उससे भाषा की सुंदरता बिगड़ जाती है। तो सुंदरता के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग करने से उसके अंदर पुनरुक्ति दोष आता है, तो उससे बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और संक्षिप्त रूप से समझाने के लिए भी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक उदाहरण है, उस उदाहरण के बाद माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार से जैसे एक उदाहरण है, कविता आज विद्यालय नहीं आई क्योंकि कविता जयपुर गई है। तो यहाँ पे देखो बताया गया है कि जो संज्ञा शब्द है कविता, और यहाँ पर जो संज्ञा शब्द है कविता, कविता आज विद्यालय नहीं आई क्योंकि कविता जयपुर गई है। अगर इसी वाक्य को हम ऐसे लिखते कि कविता आज विद्यालय नहीं आई क्योंकि वह, तो कविता के साथ की जगह हम अगर वह शब्द का प्रयोग करते तो यहाँ पर संक्षिप्तता रहती, साथ ही बार बार जो पुनरुक्ति दोष है उससे बचा जा सकता है, और साथ ही भाषा में सुंदरता दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो कविता या जो संज्ञा की बार बार जो पुनरुक्ति हो रही है उससे बचने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब है कि जो संज्ञा, इसकी जो परिभाषा है वो क्या होगी। वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, तो वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो परिभाषा सीधी सी है कि जो सर्वनाम है वो भी क्या है, विकारी शब्द है। तो वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो कौन कौन से सर्वनाम, कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि लिखा हुआ आता है मैं, तुम,
तू, यह, वह, ये, वे, जो, सो, कोई, कुछ। तो इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम शब्द कहते हैं। कौन कौन से हैं? मैं, तुम, तू, यह, वह, ये, वे, जो, सो, कोई, कुछ आदि जो शब्द है, ऐसे शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? इन सब शब्दों के आधार पर कि कौन कौन सा शब्द कौन कौन से सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले है कि जो सर्वनाम है उसके 6 भेद है। सर्वनाम के कितने भेद है? 6 भेद है। कौन कौन से हैं 6 भेद? तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है निजवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि जो सर्वनाम है उसके 6 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम एक एक सर्वनाम के भेद का अध्ययन करेंगे। पहला है हमारे सामने पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला सर्वनाम हमारे सामने कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि हमने संज्ञा शब्दों में भी हमने पढ़ा था कौन कौन से शब्द हमारे सामने आए थे। 3 शब्द निकल करके हमारे सामने आए थे, व्यक्ति, वस्तु और तीसरा स्थान। तो पुरुषवाचक में हम इस व्यक्ति या जो पुरुष है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? जो व्यक्ति के बारे में बोध कराता है। ऐसे शब्द जो पुरुष के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस आधार पर जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके 3 भेद है। जैसे उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पहला है कि उत्तम पुरुष कौन सा होता है, मध्यम पुरुष कौन होता है और अन्य पुरुष कौन होता है। तो इनके बारे में भी हम देख लेते हैं, जिससे हमें सारा जो सर्वनाम है भेद पुरुषवाचक उसका पूरा परिचय हमें मिल जाएगा। तो पहला है हमारे सामने, जैसे हम तीनों का एक साथ अध्ययन कर लेते हैं।
उत्तम, मध्यम और तीसरा है अन्य। तीनों पुरुष हमारे सामने कि जो उत्तम पुरुष है वह कौन होता है? कहने वाला। मध्यम पुरुष कौन होता है? सुनने वाला। और अन्य पुरुष कौन होता है? जिसके बारे में कहा जा रहा है। उत्तम पुरुष कहने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला और अन्य पुरुष जिसके बारे में कहा जा रहा है। जैसे मान लेते हैं कि मैं उत्तम पुरुष हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हो तो आप मध्यम पुरुष हो, और मैं जिसके बारे में कह रहा हूँ वह क्या है, या जिस व्यक्ति के बारे में कह रहा हूँ वह क्या है? अन्य पुरुष हूँ। जैसे अभी हम सर्वनाम के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप ऐसा मत समझ लेना कि जो अन्य पुरुष सर्वनाम है, ऐसा नहीं है। पुरुष में हम केवल पुरुष का अध्ययन करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष मैं हूँ, मध्यम पुरुष आप हो, और जो अन्य पुरुष है वह जिसके बारे में हम बातें करते हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे मैं संज्ञा शब्द का एक उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे राम ने मोहन से कहा कि गोपाल बाजार गया है। दूसरी स्लाइड का प्रयोग करते हैं अच्छी तरह से समझने के लिए। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं उदाहरण, राम ने मोहन से कहा कि गोपाल बाजार गया है। यहाँ पर राम जो कहने वाला है उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। मोहन यहाँ पर सुनने वाला है तो ये मध्यम पुरुष है, और जो गोपाल है वह अन्य पुरुष है। इस उदाहरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे राम की जगह मैं खाना खाता हूँ, मोहन के लिए ये कह सकते हैं मैं खाना खाता हूँ, आप भी खाना खा लीजिए, क्योंकि गोपाल बाजार गया है, या गोपाल हमें देख रहा है। तो गोपाल की जगह हम कह सकते हैं क्योंकि वह, यहाँ पर गोपाल के लिए हम वह शब्द का प्रयोग करते हैं, वह हमें देख रहा है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि मैं खाना खाता हूँ, तो मैं यहाँ पर उत्तम पुरुष है, आप यहाँ पर मध्यम पुरुष है, और वह यहाँ पर अन्य पुरुष है।
तो यहाँ पर हम एक स्लाइड के माध्यम से इन सभी शब्दों के बारे में जान लेते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं। जैसे उत्तम पुरुष में कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे मैं और हम, जैसे शब्दों का प्रयोग उत्तम पुरुष में किया जाता है। तुम, तू, आप सब, हम सब, ऐसे शब्दों का प्रयोग मध्यम पुरुष में किया जाता है। अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे, वो, इन शब्दों का प्रयोग अन्य पुरुष में किया जाता है। तो मुख्य रूप से आप ये समझ लो कि उत्तम पुरुष में मैं, हम, मध्यम पुरुष में तुम, तू, आप, अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे, वो, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सॉरी। जैसे एक उदाहरण है कि वह अध्यापक है। इस उदाहरण में जो अध्यापक है उसके लिए वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वह किया जा रहा है, तो वह जो सर्वनाम शब्द है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये वह शब्द क्या है, अन्य पुरुष, क्योंकि वह अध्यापक है। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ मध्यम पुरुष से, उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष से कह रहा है अन्य पुरुष के बारे में, तो यहाँ पर जो अध्यापक है वह अन्य पुरुष है। या यहाँ पर सबसे पहले हमने ये बताया कि 3 शब्द होते हैं हमारे सामने, व्यक्ति, वस्तु और स्थान। अगर ये व्यक्ति के लिए आ रहा है तो क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। वस्तु के लिए आते ही वह उसकी कंडीशन बदल जाती है, जैसे वह कुर्सी है, वह कुर्सी है, तो वह क्या है, कुर्सी है। तो यहाँ पर ये जो कुर्सी है वो निश्चयवाचक सर्वनाम में चली गई है। तो यहाँ पर जो वह शब्द है वह पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं हो रहा है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग में किया जा रहा है। अब अगला भेद है, पहला भेद हमने पढ़ लिया, अब अगला भेद है दूसरा भेद हमने आपको बताया निश्चयवाचक सर्वनाम। तो वही भेद जिसके बारे में हमने अब तक बताया गया है कि जो निश्चित, जिसके बारे में निश्चितता का बोध होता है कि ये वस्तु निश्चित है, तो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग में किया जाता है। तो निश्चयवाचक कौन कौन सी है, इसके लिए हम कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं, यह, वह, ये, वे, वो। अभी आपके सामने हमने अन्य पुरुष में भी यही शब्द हमने पढ़े थे, वहाँ पर पुरुष के बारे में थे, और यहाँ पर क्या है, यह किसी वस्तु के बारे में हमें बोध करा रहे हैं। तो निश्चित वस्तुओं के बारे में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये निश्चित वस्तुओं के बारे में बोध करवा रहे हैं कि जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि वह मेरा विद्यालय है। तो यहाँ पर जो विद्यालय है उसके बारे में निश्चितता का बोध किया जा रहा है वह शब्द के द्वारा कि जो विद्यालय है वह मेरा है, कि वह मेरा विद्यालय है। तो यहाँ पर निश्चित वस्तुओं के बारे में बोध करवाया जा रहा है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम ये हैं। जैसे लिख सकते हैं, यह मेरा घर है, ये आम के, ये कुर्सियाँ हैं, वे
वे पेन है। तो इस प्रकार से हम निश्चित जो वस्तुओं का बोध हमें, जिसके बारे में हमें निश्चितता रहती है कि ये जो दिखाई दे रहे हैं वो हमारी आंखों के सामने है, तो ऐसे शब्दों के लिए हम जिन सर्वनाम शब्दों का परिचय ज्ञात करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला भेद है, कौन सा है अगला भेद? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी जो निश्चयवाचक सर्वनाम है उसका विपरीत है। कैसे हैं अभी जान लेते हैं। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चित वस्तुओं का जिसके द्वारा बोध करवाया जाता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में जब हमें अनिश्चितता होती है तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे सामने दो शब्द जिनका प्रयोग हम करते हैं, कोई और कुछ। कोई और कुछ, जैसे हम लिख सकते हैं कि कोई आया है, कोई आया है। तो यहाँ पर कोई आया है, तो यहाँ पर कौन आया है इसके बारे में हमें कोई निश्चितता नहीं है। या हम लिख सकते हैं कि दाल में कुछ गिर गया है। तो यहाँ पर दाल में कुछ या कुछ क्या है इसके बारे में किसी प्रकार की कोई निश्चितता नहीं है। जब किसी व्यक्ति या पदार्थ के बारे में हम कुछ निश्चित नहीं रह सकते तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये कौन कौन से अनिश्चयवाचक सर्वनाम? जैसे कोई और कुछ। अब अगला भेद है हमारे सामने कौन सा? अगला भेद है, चौथा भेद है हमारे सामने संबंधवाचक सर्वनाम। जब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ कोई संबंध स्थापित किया जाता है तो वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ या किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्तियों के साथ या व्यक्ति के साथ जो संबंध ज्ञात किया जाता है और उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कह सकते हैं यह मेरी माताजी है, यह मेरा पेन है। तो ऐसे हम संबंध ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम कारक पढ़ते हैं और वहाँ पर भी हमारे सामने कुछ एक जो भेद है संबंध कारक, तो वहाँ पर कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। इन सभी शब्दों को मिलाकर हम संबंधवाचक के रूप में इनकी व्याख्या करते हैं। जैसे एक उदाहरण है हमारे सामने, संबंधवाचक का जो अक्सर पूछा जाता है या ज़्यादातर अध्यापक उसके बारे में बताते हैं। कौन सा है उदाहरण? आप भी याद कर लो कि ऐसा कौन सा उदाहरण है। जैसे जिसकी लाठी उसकी
क्या है? भैंस। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसका लाठी के साथ और उसका भैंस के साथ संबंध स्थापित हो रहा है, इस कारण से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह मेरी पुस्तक है। तो यहाँ पर पुस्तक का वह के साथ संबंध है। जैसे वह मान लो कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का नाम जैसे राम है, तो राम का पुस्तक के साथ संबंध है कि वो पुस्तक किसकी है? राम की है। तो यहाँ पर वह का पुस्तक के साथ संबंध है, इस कारण से यहाँ पर कौन सा सर्वनाम हुआ? संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। अब अगला भेद है हमारे सामने, कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा भेद है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और जैसे हमने 6 ककार पढ़े हैं, इस समाचार के बारे में जो कुछ लिखा जाता है वह 6 ककारों के माध्यम से लिखा जाता है। तो वह 6 ककार कौन कौन से हैं? जैसे पहला ककार का प्रयोग किया जाता है कब, क्यों, क्या, कैसे, कौन, कहाँ। इन 6 ककारों के माध्यम से हम सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करते हैं। कब, समय के बारे में। क्यों, कोई प्रश्न पूछा जाता है कि क्यों तुम्हें ऐसा कौन सा काम है या ऐसा काम क्यों कर रहे हो। क्या से भी हम प्रश्न पूछ सकते हैं। कैसे हो, क्यों हो, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। कौन है, किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में पूछा जाता है। कहाँ, किसी स्थान के बारे में पूछा जाता है। तो जहाँ पर हम प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं वहाँ पर कौन सा सर्वनाम होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जिससे नाम से भी पता चल रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि आपका क्या नाम है, और ऐसे प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दिया जाता है। तो आपका क्या नाम है? आपका जो नाम है आप उसका उत्तर देते हो। जैसे मान लो आपका नाम रोहन है, तो आप लिखते हो कि मेरा नाम रोहन है। आप बाज़ार क्यों जाते हो? तो प्रश्न पूछा जाता है, तो आप उसका जवाब देते हो कि मैं बाज़ार से चाय लेने जा रहा हूँ। आप क्या काम करते हो? तो आप कह सकते हो कि मैं एक विद्यार्थी हूँ या मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। आपका स्वास्थ्य कैसा है? तो आप लिख सकते हो कि मेरा स्वास्थ्य ठीक है। आप कौन हो? तो आप जो हो, जैसे आप छात्र हो तो आप लिख सकते हो कि मैं एक छात्र हूँ। प्रश्न पूछा जाता है आप कहाँ जा रहे हो? तो आप उसका जवाब देते हो कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में आसानी से उसका परिचय ज्ञात कर लेते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो इसके बारे में हम और क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला भेद हमारे सामने, पहले इसको उठा देते हैं। अब अगला भेद हमारे सामने, छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पूछा जाता है
कि निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द होता है जिसका स्वयं के लिए प्रयोग में लाया जाता है। खुद के बारे में परिचय देने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे निज यानी स्वयं, स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, एक मिनट, जैसे हैं आप, अपना, स्वयं, खुद। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे स्वयं के बारे में परिचय दिया जाता है तो उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, मैं अपना काम खुद कर लूँगा। तो ऐसे सर्वनाम शब्दों में जहाँ पर खुद के बारे में बताया जाता है या स्वयं के बारे में बताया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द है जो पीछे भी हमने पढ़ा था, वो कौन सा शब्द है? आप शब्द है, जिसके बारे में हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष में पढ़ा था। इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये क्या है। अक्सर परीक्षाओं में ऐसे जो कॉमन होते हैं ऐसे शब्दों को ही परीक्षाओं में पूछा जाता है और उनके बारे में हमें पता नहीं होने के कारण हम उनका जवाब नहीं देते हैं। तो वो कैसे हैं? जैसे आप शब्द है, इस आप शब्द के बारे में क्या परिचय ज्ञात कर लेते हैं कि आप शब्द हमारे सामने मध्यम पुरुष में आया और अब आ गया हमारे सामने मध्यम पुरुष में, और अब यहाँ पे आया है निजवाचक सर्वनाम में। तो मध्यम पुरुष में आपका और निजवाचक में आपका जो भेद है, इसका भेद हम ज्ञात करते हैं। कैसे पता लगाते हैं कि आप मध्यम पुरुष के लिए आप शब्द का प्रयोग किया जाता है आदर के लिए, और जब निजवाचक में तो स्वयं के लिए किया जाता है तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। अब आदर के लिए कैसे होता है? जैसे एक उदाहरण के तौर से हम समझते हैं कि किस प्रकार से, उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम में आपका प्रयोग किया जाता है और निजवाचक सर्वनाम में स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है। जब आदर दर्शाने के लिए प्रयोग होता है तो मध्यम पुरुष है, और जब स्वयं के लिए प्रयोग होता है या उत्तम पुरुष के रूप में जब प्रयोग में लाया जाता है आप शब्द, तब निजवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे उदाहरण है हमारे सामने, पिताजी आप सो जाइए, मैं अपने आप खा लूँगा। तो यहाँ पर देखो दो जगह आप शब्द का प्रयोग किया जा रहा है कि पिताजी आप सो जाइए, मैं अपने आप खा लूँगा। यहाँ पर पहले जो शब्द है उसमें आप शब्द का अन्य अर्थ निकल रहा है, अन्य पुरुष के, या कह सकते हैं कि वहाँ पर आप शब्द का प्रयोग अन्य प्रकार से है और नीचे वाला आप शब्द का प्रयोग अन्य प्रकार से है। तो पिताजी आप सो जाइए, तो आपका
प्रयोग पिताजी के लिए हुआ है और अपने आप, यहाँ पर आपका प्रयोग स्वयं के लिए हुआ है। तो आपका यहाँ पर प्रयोग पिताजी के लिए आदर देने के लिए हुआ है, यहाँ पर आदर का भाव है, इस कारण से ये मध्यम पुरुष है। और यहाँ पर आप सो जाइए अपने आप यानी स्वयं के लिए हो रहा है। और ये बात कौन कह रहा है, जो ये कथन कह रहा है, तो यहाँ पर ये उत्तम पुरुष के रूप में है, इस कारण से ये निजवाचक सर्वनाम में स्वयं के लिए प्रयोग हो रहा है। और यहाँ पर आदर देने के लिए आप शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, इस कारण से यहाँ पर आप शब्द आदर के रूप में है तो मध्यम पुरुष है। और यहाँ पर उत्तम पुरुष के रूप में आप शब्द का प्रयोग हो रहा है तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि जो आप शब्द का प्रयोग भी अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है घुमा फिरा करके, और हमें इतनी छोटी सी जो बारीकी है उसका ज्ञान न होने के कारण हम इन प्रश्नों को हल करने में त्रुटि कर देते हैं और हमारे अंक कट जाते हैं। और उसके बाद में हम सोचते हैं कि हमने तो पूरा करके आया था, फिर हमारे नंबर कम क्यों आ रहे हैं। तो इनको अगर हम बारीकी से समझेंगे तो हमें पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। इसी प्रकार से कुछ शब्द है जैसे यह, वह, ये, वे, वो, इनका प्रयोग भी अन्य पुरुष में किया जाता है। इनका जो प्रयोग है वो निश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है और इनका प्रयोग एक जगह और होता है संकेतवाचक सर्वनाम में। जब इनका प्रयोग पुरुष के लिए अन्य पुरुष के रूप में होता है तब ये अन्य पुरुषवाचक होता है, और जब इन्हीं शब्दों का प्रयोग चाहे वो निश्चित वस्तुएं हो या निश्चित व्यक्ति हो या जो दूर की वस्तुएं हो या पास की वस्तुएं जिनके बारे में हम निश्चित कह सकते हैं, तब उनकी जगह हम निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। और जब यही शब्द संकेत करने लग जाए तो वहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ये संकेतवाचक सर्वनाम है। जैसे एक उदाहरण में आपके सामने ला रहा हूँ जिसके माध्यम से आप आसानी से समझ जाओगे इन पांचों शब्दों के बारे में भी कि ये क्या है। जैसे एक उदाहरण है जो पीछे हमने उदाहरण दिया था, वह, विद्यालय है। एक उदाहरण है यह मेरा विद्यालय है। यह विद्यालय मेरा है। तो यहाँ पर देखो वह विद्यालय है, यह मेरा विद्यालय है, यह विद्यालय मेरा है। तो इन जो तीन उदाहरण है जिसमें हम
नंबर डाल लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और इन तीनों में कुछ शब्द कॉमन दिए गए हैं, जैसे विद्यालय हैं, विद्यालय हैं, विद्यालय, ये शब्द कॉमन है। मेरा और मेरा, ये शब्द भी कॉमन है। और यहाँ पर आगे यह है, या ऊपर भी हम लिख सकते हैं ये विद्यालय हैं, ये लिख सकते हैं, वह की जगह हम यह लिख सकते हैं, यह विद्यालय है। तो यहाँ पर देखो, जो प्रारंभ में यह विद्यालय है, तो इस विद्यालय के लिए जो यह शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, इस विद्यालय के लिए भी यह शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, और यहाँ विद्यालय के लिए भी यह शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तीनों शब्द एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, एक जैसे वाक्य दिखाई दे रहे हैं, पर इन तीनों का अलग अलग अर्थ है। यह विद्यालय है, तो यहाँ पर हम अन्य पुरुष में इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर विद्यालय की जगह हम लिख सकते हैं, यहाँ पर विद्यालय अन्य पुरुष में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर पुरुष के बारे में बात की जाती है। तो यह अध्यापक है, हम लिख सकते हैं यह अध्यापक, यह अध्यापक है। यहाँ पर अन्य पुरुष के बारे में बात की जा रही है, यह मेरा विद्यालय है। यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है, इतने से में आप समझ जाओगे। और यहाँ पर यह विद्यालय मेरा है, यहाँ पर संकेतवाचक विशेषण है। कैसे हैं कि यहाँ पर तो हम बता सकते हैं कि पुरुष के बारे में यह के माध्यम से हम बता सकते हैं कि ये पुरुष के बारे में कोई बात हो रही है, तो उसके माध्यम से हम कह सकते हैं। उदाहरण रहे ये दो, इनके माध्यम से हम कह सकते हैं कि यह मेरा विद्यालय है, तो और यह विद्यालय मेरा है। तो देखो तीसरा जो उदाहरण है, उसमें हम जैसे विद्यालय के बारे में बताते हैं, तब हमारी अंगुली उठ जाती है कि यह विद्यालय मेरा है। बहुत सारे विद्यालय हैं, उनमें से केवल एक जो विद्यालय है उसकी तरफ अंगुली करके कहते हैं कि यह विद्यालय मेरा है। अगर यह की जगह वह शब्द होता तो हम अंगुली उठा करके कहते कि वह, ये नहीं, वो नहीं, वह विद्यालय मेरा है, यह मेरा विद्यालय है। यहाँ पर साधारण से शब्दों में कहा गया है यह मेरा विद्यालय है। जैसे हम विद्यालय के अंदर ही खड़े हैं, तो वहाँ पर ये बात की जा रही है। तो हम यहाँ पर तो पूरी तरह से निश्चित है, परंतु यहाँ पर निश्चित नहीं है, इस कारण से हम संकेत के रूप में इसको समझा रहे हैं। तो यहाँ पर पहले उदाहरण में अन्य पुरुष के लिए, दूसरे उदाहरण में निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए, और तीसरे उदाहरण में हम संकेतवाचक विशेषण के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। कैसा लगा हमारा सर्वनाम से रिलेटिव वीडियो? आगे भी हम इसी प्रकार से और वीडियो लेकर के आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं और आप और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।